नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। और आज यहाँ होगा दंगल, हरियाणा का दंगल। जी हाँ, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और अब चुनावी सरगर्मियां अपने जोरों पर है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, कांग्रेस में मंथन चल रहा है और आम आदमी पार्टी के साथ जाना है नहीं जाना, उस पर काफ़ी चीज़ें विचार ऊपर नीचे हो रहे हैं। कुल मिला के बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। कांग्रेस को लग रहा है कि यहाँ पर जीत मिल सकती है, चाहे अकेले चाहे सहयोगियों के साथ। बीजेपी के सामने चुनौती है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है। नई सूची में बहुत सारे नाम हैं जो आए गए हुए, बहुत सारी माथापच्ची हुई और अब नाम सामने है। कई तरह के समीकरण उस सूची को देखेंगे तो नजर आएंगे, लेकिन सत्ता का समीकरण क्या बनेगा, इसी पर होती है आवाज अड्डा में चर्चा। तो आज भी वही चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ताज़ी सूची आई है हरियाणा में बीजेपी की, तो विजय जी आपसे ही शुरू करते हैं। क्या ये सूची वो दमखम रखती है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बचा ले जाएंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि यहां हमने जमीन पर रहकर काम किया है और जमीन पर रहकर काम किया है और हमने जो हमारे सामान्य कार्यकर्ता है उनको हमने टिकट देने का ज्यादातर काम किया। और शुरू से आपने देखा होगा, हमारे मनोहर लाल जी देखिए, नायब सिंह सैनी जी देखिए, तो इस तरह के हमने काम किए हैं कि हमने महिलाओं के लिए हर जिले में थाने, 71,000 रुपए उनकी शादी के ऊपर। आपने मेडिकल कॉलेज देखे होंगे, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज। उसके बाद में हमने सीटें तीन गुना हमने बढ़ा दी, 700 से 2200 मेडिकल सीटें हमने कर दी। हमने फौजी भाइयों के लिए अनुदान राशि बढ़ा के 20 लाख से 50 लाख कर दी। किसानों की, हम पूरे देश में पहला राज्य हरियाणा ऐसा है जो सारी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीद रहा है। आप देखिए 2014 तक हमारी प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 1,33,000 थी, जो हमारी 2,96,000 पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। तो आप देखिए हमारे यहाँ योग्यता के ऊपर भर्ती होती है। पहले आपने देखा होगा किस तरह से एक्स चीफ मिनिस्टर तक जेल में गए हैं भर्ती घोटाले में, और हमने किस तरह से न खर्ची न पर्ची, उसके बगैर हमने काम किया है और लोगों को नौकरी देने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर में आप देखेंगे हम विकास की गंगा बहा दी, हमने सड़कें देखी है, हाईवे देखी है, हमने किस तरह से हमने हाईवे का जाल बैठा दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इतने काम किए हैं। आप देखिए 50% हमने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति तो कोई काम कराने जाता था, विजय जी अच्छे काम आपके हैं, तो ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुए लोकसभा चुनाव को, आपके बढ़िया काम है, अच्छे लग रहे हैं सुनने में भी, तो तब लोगों को याद नहीं रहे? देखिए, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि विधानसभा लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं। दूसरा मैं बताऊं कि पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि इन्होंने एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि संविधान बदल देंगे, बीजेपी आ गई तो संविधान बदल देगी। वो हमारे यहां एक कहावत है कि काठ की एक बार चढ़ती है, तो अब काठ की दोबारा नहीं चढ़ेगी। जनता समझ चुकी है। और जिस तरह से टिकट वितरण हुआ बीजेपी में, तो मैं तो कहता हूं कि अब की बार जो है पहले से बहुत अधिक बहुमत आएगा, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएंगे, जो हमारी 67 अभी विधानसभाओं के घोषित की हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में एक बार फिर भाजपा सरकार। अच्छा ठीक है, चलिए, क्योंकि अब आप सूची पे बात हो रही है तो मैं सज्जन जी के पास जा रहा हूं एक बार। सज्जन जी देखिए, सूची पे थोड़ी नजर डालें तो जो दो बड़े समुदाय हैं, एक तो जाट हो गया, तो वहाँ करीब 13 नेताओं को टिकट मिला है। ओबीसी समुदाय से 17 लोगों को मौका मिला है, ब्राह्मण से 9, पंजाबी समुदाय से 8, वैश्य से 5, दलित से 13। तो एक बैलेंस बिठाने की कोशिश की है। कुछ के टिकट कटे भी हैं, मतलब मैं तो जो आज पढ़ रहा था कि नाराज होकर पार्टी वार्टी तक छोड़ दी है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो भी इस पहली सूची में आपको बैलेंस साधते हुए दिख रहे हैं, तब जबकि एक एंटी इनकम्बेंसी होगी 10 साल की, लोकसभा का भी जो प्रदर्शन है वो समर्थन नहीं कर रहा, उत्साह नहीं भर रहा, कैसी लग रही है आपको ये सूची? ये अगर सूची को देखें तो उसकी पृष्ठभूमि में हरियाणा में दो तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। एक, 10 साल से चूंकि बीजेपी का शासन है तो उसके अगेंस्ट में एक स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी।
बट वहां पे एक दूसरी सोशल एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो है जाट समुदाय, जिनका की एक संख्या की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी वर्चस्व रहा है। तो एंटी जाट जो एंटी, उनके अगेंस्ट में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो बिहार यूपी में आप देखें एक खास कास्ट है उनके अगेंस्ट में होती है। तो इन दो एंटी इनकम्बेंसी में देखें तो इस बार क्या है, इस सूची में बीजेपी का प्रयास निश्चित तौर पे है कि 14 और 19 दोनों बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने नॉन जाट समुदाय को जिस तरीके से पॉलिटिकली बड़ी संख्या में कंसोलिडेट किया, उसका उनको लाभ मिला। लेकिन हो क्या रहा था कि उस समय जाट समुदाय कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दलों में बटे हुए थे। इस बार बीजेपी की सूची को देखिए तो जो ओबीसी हैं और बाकी उसके अलावा जो गैर जाट है, पंजाबी हो और उसके अलावा और ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ताकी हो, उनको दे रहे हैं, उसकी तो बात सही है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एक रणनीति जो संतुलन बिठाने में थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वो है जाट समुदाय को ये मानना कि उन्हें अगर आप टिकट देंगे तो आपको वोट मिलेगा। इस बार हरियाणा में क्या है कि एक जाट कंसोलिडेशन जो है वो कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। बीजेपी निश्चित तौर पे चाहेगी कि वो भी जाट समुदाय को दे और उन्हें कुछ वोट मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना खासकर ग्रामीण हरियाणा में बहुत कम दिख रही है। तो वो जो बीजेपी के जाट कैंडिडेट है, उनके सफलता की संभावना थोड़ी मुश्किल होगी। तो एक कमजोर पक्ष बीजेपी का ये है। बाकी उन्होंने किया है। दूसरा, इस सूची में एक और चीज देखिए कि जहां इस बार कांग्रेस के पक्ष में सामाजिक तौर पे दो कम्युनिटी बहुत मजबूती से कंसोलिडेटेड है, एक जाट जो कि 25% के आसपास है और उसके अलावा मुस्लिम। बीजेपी जहां पे कैपिटलाइज कर सकती थी, एक बीजेपी सरकार ने ही, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने स्टडी करवाया था IITS से, जिसमें यह सूची निकला कि दलितों पे जितने अत्याचार होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा कौन है, उसमें निकल के आया था कि उसमें 50% से ऊपर जाट कम्युनिटी है और 30% जो है मुस्लिम कम्युनिटी। अब ये नैरेटिव बीजेपी को दलितों के बीच में जो 20% है हरियाणा, उसमें मजबूती से ले जाना चाहिए था। ना तो उस रिपोर्ट पे कोई बीजेपी ने संज्ञान लिया, ना तो इस नैरेटिव को देख पा रहे हैं। जहां तक दलित वोट है वो इस बार बिखर जाएगा, कुछ कांग्रेस के पक्ष में, कुछ आजाद समाज पार्टी वगैरह की तरफ, थोड़ा बहुत बहुजन समाज और कुछ बीजेपी के भी पक्ष में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए बीजेपी की चुनौती यह है कि जो जाट कंसोलिडेशन है, साथ में मुस्लिम कंसोलिडेशन है, उसके अगेंस्ट में जो पहले इनको 14 और 19 में जो नॉन जाट कंसोलिडेशन दिखा, वो थोड़ा कमजोर है क्योंकि 10 साल का पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी। तो मुझे लग रहा है समीकरण तो सही है, लेकिन जाट समुदाय की बजाय थोड़ी गैर जाटों को और ज्यादा इसमें देना चाहिए था। समीकरण के हिसाब से वो ज्यादा सही तस्वीर होती, रीडिंग सही होती। और मुझे लग रहा है अभी बीजेपी के पक्ष में स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है जितना बीजेपी दावा कर रही है। सतीश जी, तो देखिए सूची आ गई, सब कुछ हो गया, एक समीकरण साधने की कोशिश है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोकसभा दूर नहीं गया, वहां का प्रदर्शन अभी होगा मंथन के अंदर, दिख भी रहा है ऑन पेपर कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की टक्कर कड़ी मिलेगी यहाँ पर। क्या लगता है आपको, बीजेपी किला बचा पाएगी अपना वहां पर, या मुश्किलात आएंगी, मुश्किल से बच जाएगा, या फिर काफी मुश्किल है? देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे उसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक सीट भी हारेगी, जैसा उनका दावा है। समझ गए ना आप, सब ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि सामने जो है किसान, जवान, पहलवान, इसकी एक तिकड़ी बनी है और ये तीनों जो है हरियाणा का एक, समझिए कि एक प्रतीक है। तो वो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। नंबर 2, आप देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ इस्तीफे तो सब पार्टी में होंगे, चलिए वो कोई बात नहीं है। जो मजे की बात यह है कि नए नवेले मुख्यमंत्री को नया नवेला सीट दे दिया जाए लड़ने के लिए, ये भी कुछ संकेत देता है। तीसरी बात, कुछ तो पर्दा लोकसभा में हटा था और वो मोदी जी वाला चुनाव था। तो हमको तो लगता है मोदी जी वाले में तो 5 सीट हो भी गया उस तरफ। अब ये तो राज्य वाला चुनाव है, तो राज्य वाले चुनाव में पलड़ा जो है कांग्रेस के तरफ थोड़ा भारी लगता है। हालांकि कांग्रेस जो है जीत को हार में बदलना और भारतीय जनता पार्टी हार को जीत में बदलना चाहती है। जो मध्य प्रदेश एक अभी ताजा बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया था। कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि उनको हराने के लिए अगर कांग्रेस में ही 2-3 कांग्रेस चलते हैं, इनकी उनकी नाम लेना ठीक नहीं है, सब जानते ही हैं, तो इसमें बताने की कोई बात नहीं है। यही चीज उनके खिलाफ है। और सज्जन जी ने जो अभी कुछ सजेशन दिया है, या उनकी स्टडी इट्सा वाली,
उससे शायद भाजपा कुछ पकड़े, लेकिन मोटा मोटी यही है कि थोड़ा सा इस बार भाजपा को दिक्कत नजर आ रही है और इनके भी एलाइज उलाइज इधर उधर चले गए। तो बेस्ट केस सिनेरियो में हरियाणा में जो भाजपा जो है, बेस्ट केस बोल रहा हूं, एक जो इधर उधर छिटक के स्ट्रेटजी में इधर उधर गए हैं, वो आके कुछ गठबंधन ही बनावे। बाकी निश्चित रूप से इस चुनाव में पलड़ा भारी है। और अगर, ये भी साथ में बोल देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत गई तो दिल्ली जो है इतनी मजबूत हो जाएगी, मोदी जी और इतने मजबूत हो जाएंगे है कि बस मत पूछिए। तब तो हमको लगता है कि कांग्रेस के सारे नैरेटिव धराशायी हो जाएंगे। तो लेकिन अभी एक और चीज भी नजर में मुझे आ रहा है कि अब तो चुनाव तो बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो बम्बार्डमेंट करती है चुनाव प्रचार में, तो वैसा कुछ माहौल हरियाणा को लेकर नहीं दिख रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ चिंता होगी थोड़ी महाराष्ट्र की भी। तो हरियाणा में आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा पास भी है, तो लगता है कभी भी हो जाएगा। खैर, उस पर आप भी आगे आते हैं, लेकिन आलोक जी अभी हंस रहे थे जब आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही दो चार ऐसी चीज़ें हैं जहां मैं आऊँगा सर विजय जी आपके पास भी, दो चार जो उनको पीछे करने के लिए काफ़ी है। तो आलोक जी, जो बातें अभी हम सुन रहे हैं और जो सब कुछ है, राहुल जी क्या चाहते हैं, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, आपके वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उससे ये जो अभी बात की ना सतीश जी ने, वो थोड़ी सी उसकी ताकीद करता है। क्या कहेंगे आप? पत्रकार हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे हमें, आज भी सीखते रहते हैं। दो बहुत वरिष्ठ सीनियर लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, रामकृपाल जी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें उनके एनालिसिस सटीक भी होते हैं, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 67 लोगों की टिकट आई, उसमें जो भानुमति का कुनबा इन्होंने जोड़ा, उसमें सुना है 3 तो पुराने लोग जेजेपी के आ गए, 2 तो सिटिंग विधायक ही आ गए हैं, और लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। और आज तो 75 पार हो गया इनका, बिल्कुल 75 लोग तो कम से कम पार्टी छोड़ के चले ही गए होंगे। अभी तक कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आज 75 पार जो है पार्टी छोड़ने वालों का हो गया है। देखिए, ये बात नहीं है जो सतीश सिंह साहब ने भी कहा, किसान मेन एक एजेंडा किसान का था, जवान की बात है, उसके बाद युवा की बात है। बेरोजगारी में 37% के साथ हरियाणा नंबर 1 पे ऊपर खड़ा हुआ है सबसे। पहलवानों के साथ क्या हुआ वो भी देश ने देखा, महिलाओं के साथ क्या हुआ वो भी देखा। 9.5 साल तक एक डमी मुख्यमंत्री खड़ाऊ लेकर बैठा रहा, फिर आपने वो खड़ाऊ भी छीन लिया, आपने फिर एक और डमी बैठा दिया। उन्होंने 3-3 सीटों पर अपना चुनाव का एक्सरसाइज की, आखिर में जाकर लाडवा में वो आज चुनाव लड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। तो मोदी जी का जो गुब्बारा था, जो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का गुब्बारा था, वो भी फूट गया। बेरोजगारी हाईएस्ट है। तो आज ये वोट कटवा गठबंधन और जातिवादी केवल समीकरणों के आधार पर सोचेंगे कि भ्रष्टाचार और तमाम जो घोटाले आज तक यहाँ पर हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में कैसे भी वो उसको पार पा पाएंगे। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया इन लोगों ने, एक भी यूनिवर्सिटी सरकार की तरफ से बनी हो तो हम जरूर चाहेंगे कि उसका नाम हमारे साथी बीजेपी के बता के जाएं। एक भी कोई एम्स जो इन्होंने नींव रखी हो वो चालू हो गया हो तो जरूर उसका भी बताएं। यहाँ तक की हालत यह है कि जहां तक जो विकास के काम हमने जिस स्टेज पर छोड़े थे वो वहीं के वहीं रह गए। आज तमाम घोटाले इनके सामने हैं, तमाम पेपर लीक इनके सामने हैं। आज जो अग्निवीर है वो पूरी तरह से इनको पूछ रहा है कि भाई अग्निवीर पर आपका क्या स्टैंड है। तो तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज जनता वोट की बात करेगी, एमएसपी की बात करेगी। आज आपने लगभग 20 गुना कर्जा उस प्रदेश के ऊपर बढ़ा दिया जो प्रदेश कभी अग्रणी प्रदेशों में से होता था। महिला अत्याचार की बात से लेकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को जनता के बीच में जाकर जवाब देना होगा। केवल जातिवादी कार्ड खेलकर आप सोचें जाट और वर्सेस नॉन जाट कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर 2-4 गठबंधन वोट कटवा वाले कर देंगे, अब ऐसा नहीं होगा। मैं चंडीगढ़ में ही बैठा हूँ, जनता पूछती है कि भाई आपने दुष्यंत चौटाला को 9.5 साल तक लगभग मान लीजिए 4.5 साल अगर पिछली सरकार में देखें तो आपने गठबंधन में रखा, खूब लूटपाट हुई, 6 महीने पहले आपने अलग कर दिया, आज अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि जनता बिल्कुल इन चीजों से नासमझ हो। जनता तो आलोक जी, आपने इतना लंबा जवाब दिया, लेकिन उसमें एक भी लाइन आपने अपनी नहीं की जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। सब कुछ वो बीजेपी के ऊपर गया, तो एक कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है?
नहीं, देखिए, कॉन्फिडेंस है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक बात हमारी है, आप कोई भी तीखे से तीखा सवाल पूछिए। ठीक है, मैं आता हूं उस पर आपके पास। ठीक है, राम कृपाल जी के पास जाता हूं। वो जो सवाल था मेरा बड़ा, उसको लेकर। राम कृपाल जी, इस समय तो तमाम जो आर्टिकल्स हैं या जो सारी खबरें वो उसी चीज़ के आसपास घूम रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक गठबंधन के साथ वहां पर उतरें। उनका अपनी अंतर पार्टी में ही अंतर विरोध है थोड़ा उसको लेकर। जो लोकल लोग हैं वहां पे हरियाणा में, वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ जाएं। इनफैक्ट यही स्थिति आम आदमी पार्टी के अंदर भी है। ये क्या समीकरण है? ये इसको हम कैसे, जो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, थोड़े हरियाणा से दूर है, वो कैसे इस स्थिति को समझे कि क्यों राहुल गांधी चाहते हैं कि गठबंधन के साथ जाएं, और क्यों पार्टी के अंदर इस तरह की आवाज है कि नहीं, हम अकेले ही लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, इस तरह के अंतर विरोध हर पार्टियों में होते हैं, लेकिन बात वही है कि एक कहावत है कि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि यू कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर, बट एट द 12th आवर जो लीडर कहता है वही मानना पड़ेगा। और आप देखिए, हुआ भी वही। लोकसभा चुनाव में जो जो चीजें रही, आखिर में दिल्ली में मिल गए, पंजाब में नहीं मिले थे। लेकिन ऐसा तो नहीं था, कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे मिलना। अब वो ठीक है, उनकी अपनी पार्टी का जो भी रहा हो। जो एक बात आप कह रहे थे, अभी मैं एक जगह पर था, वहां आप पार्टी के आए थे, उन्होंने कहा कि हम 90 के 90 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। अब एक तरफ दावा है कि 90 सीटों पर लड़ने जा रही है आप पार्टी, और दूसरी तरफ है कि 9 सीट मांग रही है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये सब बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात, जैसे सज्जन जी कह रहे थे और हमारे मित्र ने भी ये बात कही कि देखिए, बड़ा मुश्किल है। हम अगर 2014 से 24 तक की बात करें तो बहुत हद तक लोग तो दावा करते भी थे, लेकिन एक माना जाता था कि 4 जून के चुनाव के जो नतीजे आए, उससे थोड़ा सा एक संकेत तो मिला है। ये बात तो आप जानेंगे कि आज जो विपक्ष है उसको, चाहे ठीक है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है 2014 के बाद या काफी समय के बाद कि एक नैरेटिव गढ़ने में विपक्ष कामयाब हुआ है। वो परसेप्शन नहीं है, सच्चाई में क्या है नहीं है। लेकिन आज पहली बार, अगर आप देखें, बहुत पहले से मंदिर यहीं बनाएंगे, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारा चीज होता रहा। लेकिन 24 के बाद से जब ये हुआ कि आरक्षण और जातिगत जनगणना, ये कहीं न कहीं विपक्ष को लग रहा है कि ये हम पहली बार ऐसा है कि हम नैरेटिव, हवा में नैरेटिव देने में कामयाब रहे हैं। और बीजेपी पार्टी जो कि सत्ता में है, वो उसकी काट ढूंढ रही है। और कहीं न कहीं इस मुद्दे पर सत्ता पार्टी थोड़ी सी डिफेंसिव है। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कोई साम्य होता है। कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। और लोग भाई हैं यहाँ पे, कांग्रेस जानते होंगे कि 84-85 में राजीव गांधी जी 450 प्लस सीटें लेके आए थे, लेकिन 90 दिन के भीतर कर्नाटक में चुनाव हुआ और पता चला कि वहां के वोटर ने, जिसने पूरा का पूरा दिल्ली में राजीव गांधी के लिए वोट दिया था, अपनी विधानसभा के लिए रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को वोट दिया। कई बार अलग बिल्कुल होता है। दिल्ली में देखा आपने, बीजेपी 7 सीटें ले जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में भी जो हम लोग बात करते थे, यही होता था कि दोनों जगह पे बिल्कुल कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस आ जाएगी। आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि अपोजिशन उस तरह का नहीं है जो 2024 के पहले का था। वो कहीं ना कहीं से एक, जिसको कहते हैं एग्रेसिव मोड में है, आ रहा है। अब ये देखना है कि ये जो कार्ड था आरक्षण का और जाति जनगणना का, ये उत्तर प्रदेश में तो चला, लेकिन मध्य प्रदेश में, आप कह सकते हैं हरियाणा में भी हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं हरियाणा में उसका असर रहा, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं रहा। देखिए, उड़ीसा में बिल्कुल सारा का सारा इनके साथ आ गया, बीजेपी वहां विजयी रही। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, जहां भी हो। तो मेरा यह कहना है कि ये नैरेटिव लोकल लेवल पे क्या विधानसभा में भी चलेगा
क्योंकि नेशनल लेवल पर भी तो ऑल इंडिया नहीं चला है, वो कहां कहां चलेगा कहां नहीं चलेगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए मैं आज की तारीख में इतना ही कह सकता हूं कि बीजेपी को बचाना है, कांग्रेस को पाना है। बीजेपी को ही खोना है, मतलब अगर जो डर है खोने का उसके पास है, कांग्रेस को क्या डर है खोने का, कुछ भी नहीं है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत तो रहती है। अब आज की जो लिस्ट आई है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें रोना गाना भी शुरू हो गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो कमोबेश ऐसे कांग्रेस में भी होगा। तो ये जो रोना गाना होता है कुल मिलाकर के, चूंकि दोनों पार्टियों में होता है या बाकी जो बड़ी पार्टियां होती हैं, इसलिए उसका कोई बहुत प्रभाव जाकर के रिजल्ट पे होता हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन लड़ाई दिलचस्प है। ये कहना कि क्या होगा, हाँ सतीश ने जो भाई ने बात कही कि हरियाणा और पंजाब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ये दोनों लिटमस टेस्ट होंगे केंद्रीय सरकार के लिए कि क्या होता है इसका असर। मैं नहीं कहता कि सरकार कोई गिरने वाली या नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इन दो स्टेट में जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं अपोजिशन और केंद्र सरकार यानी जो सत्तारूढ़ है वो दोनों के लिए या तो खाद का काम करेंगे, उर्वरक का काम करेंगे, या परेशानी पैदा करेंगे, नई चुनौतियां लेके आएंगे। अब ये देखना है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कहूंगा इससे आगे। नहीं ठीक है, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो खींचा, उस पर मैं अपने दोनों पत्रकार मित्रों से अभी आगे आता हूं, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी और डिटेल में कि बहुत सारे समीकरण जो एक स्टेट में दिखे वो दूसरे में नहीं दिखे, जो दूसरे में दिखे वो तीसरे में नहीं दिखे, जो केंद्र के चुनाव में दिखे वो राज्यों के चुनाव में नहीं। तो ये है तो बड़ा टिपिकल, इतना आसान नहीं कि आप इसमें 1 to 1 कर दें, 2 to 4 कर दें। बहरहाल अब हरियाणा की बात करें, क्योंकि हर राज्य का भी अपना एक अलग गणित होता है, वो बिल्कुल उसका बिहेवियर दूसरे राज्य से अलग हो सकता है। विजय साहब, अभी एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर आलोक जी ने गिना दी कि ये भी खराब ये भी खराब, और वो होता है 10 साल आप शासन करेंगे तो ऐसा ढेर सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं जो सत्ता पक्ष के विरोध में दिखाई देती है। और दूसरा जो अभी रामकृपाल जी ने कहा कि वो जो जाति जनगणना वाली चीज है, वो जो विपक्ष ने एक नैरेटिव खड़ा किया, उसका दबाव दिख रहा है आपकी पार्टी पे भी, साफ दिख रहा है, और भी जगहों पर दिखा। कैसे निपटेंगे? इन मल्टीपल फ्रंट है आपके लिए। देखिए विपिन जी, मैं सतीश जी की बात का और सज्जन जी की बात का और आलोक जी की बात का बड़ी विनम्रता के साथ जवाब देना चाहता हूं। आलोक जी ने तो बड़ा तथ्यहीन बात की है, मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूं। और इन्होंने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज का, मैं फरीदाबाद से आता हूं, मैं 2 मेडिकल कॉलेज इनको बता देता हूं, विलेज मोटुका में और ESI हॉस्पिटल में। 2 मेडिकल कॉलेज मेरे फरीदाबाद में बने हैं, और इनके 2014 तक 7 मेडिकल कॉलेज थे, जो हमारे टाइम में बढ़कर अभी 15 हो गए हैं। तो आलोक जी, मैं जो है यहां का रहने वाला हूं, इसलिए तथ्य ज्यादा अच्छे से जानता हूं। दूसरा मैं बताता हूं, वो हमारे मित्र ने बोला कि जवान, किसान और पहलवान। अब मैं जवानों की बात करता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन में हमने कितना पैसा दिया आप मुझे बताइए। 33,000 करोड़ से ज्यादा हमने दिया, जो ये मात्र 500 करोड़ के आसपास देते थे, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा दक्षिण हरियाणा में फौजी भाई रहता है, और मिडिल जो हरियाणा वहां भी रहता है। उसके बाद में मैं दूसरी बात बताता हूं कि फौजियों को हमने 20 लाख से 50 लाख अनुदान राशि कर दी। तीसरी बात मैं कहता हूं कि हमारी जितनी स्टेट की नौकरियां हैं सब में हमने आरक्षण दे रखा है अपने फौजी भाइयों को। अब किसानों की बात करता हूं, आप मुझे बताइए दूसरा राज्य एक गिनवा दीजिए जहां MSP पे सारी फसलों की खरीद होती हो। एक और सबसे बड़ी बात बताता हूं, इस देश में 70 साल से हमारे हरियाणा में जो दबंग होते थे वो गरीबों का घर लूटते थे, क्योंकि उनके पास ओनरशिप के पेपर नहीं होते थे। गांव में उसको लाल डोरा बोलते थे। हमने ड्रोन मैपिंग के माध्यम से हमने उनको जमीन का मालिकाना हक दिया। आज जो जिस कब्जे पे बैठा है, गांव में बैठा है, जैसे बैठा है, आज उसके पास मालिकाना हक है, वो दर दर की ठोकर नहीं खाता। तो और मैं दूसरी बताता हूं, ड्रोन मैपिंग के माप से चप्पे चप्पे पे मैपिंग कराई जाती है, किसने क्या फसल लगा रखी है, और मेरा फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से उसकी एक एक दाना फसल हम उसमें आड़ती के माध्यम से, सरकार के माध्यम से फसलों का जाता है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, कहें तो मैं अभी इनको भेज देता हूं सरकार के माध्यम से, चेक के माध्यम से पैसा सरकार का हमारे पास आता है। अब तो ये बातें कहना कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा जो है 300 रुपए में DAP का कट्टा मिलता है, जो 3,000 रुपए का आप पूरे कहीं भी विश्व में किसी देश में चले जाइए, हमने वहां
किस तरह की हमने 11,000 करोड़ की पूरे देश में जो वो दी है अनुदान राशि सेंटर ने, उसके माध्यम से किसान जो है हरियाणा का वो भी लाभान्वित है। तो आप सॉइल टेस्ट की बात कर लीजिए, उसमें जाके देख लीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये बातें कर रहे हैं, ये जो लुटियन जोन के पत्रकार हैं और जो हवाई किले में बैठे हुए हैं ना, उस तरह की बातें करते हैं। किसान खुशी है, जवान खुशी है। हाँ ठीक है, ये उसकी एम्स की बात करते हैं। एम्स तो क्या, हमने तो वहां एक्सप्रेसवे बनाए हैं। आप मुझे बताइए, बॉम्बे वाला एक्सप्रेसवे गुड़गांव से फरीदाबाद से होकर सराय काले खां जाता है, जहां 2-2 घंटे का जाम लगता था। उसके बाद में आप नेक्स्ट चलते हो, आप या खरकोंदा से देखिए किस तरह से हमने हाईवे बनाए हैं। आप ईस्टर्न पेरीफेल देखिए, आप हुड्डा साहब 10 साल सरकार में रहे, वो वेस्टर्न पेरीफेल जहां से वो गुजरते हैं उसको पूरा नहीं कर पाए। वो भी पूरा करने का काम हमारी सरकार स्टेट में आने के बाद किया। और ईस्टर्न पेरीफेल में हमने किसानों को मुआवजा भी दिया, पूरा करने का काम भी हमने किया। तो शर्मा जी हंस रहे हैं, हंस लीजिए, जनता आपको हंसा रही है, आप हंसिए। आप जब परिणाम आएंगे देखेंगे कि किस तरह से, जैसे मध्य प्रदेश में ये बोलते थे ना कि हमारी सरकार आने जा रही है, वहां हम 109 सीट लाए थे पिछले से पिछले विधानसभा में, और अब की बार हम किस तरह से रिकॉर्ड 150 से ज्यादा सीट लाए। ऐसे ही जो पिछली कमी थी उसको पूरा करके हम रिकॉर्ड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएंगे और फिर आपके साथ चाय पिएंगे। शर्मा जी ठीक है, आपने शर्मा जी को सीधे टॉस कर दिया, क्योंकि आपकी बात पे बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। सतीश जी ने भी हाथ उठाया था, लेकिन चलिए, क्योंकि राजनीति की बात है, राजनीतिक प्रवक्ता की बात है, पहले मैं शर्मा जी को देता हूं मौका। शर्मा जी आप अपनी बात रखें, फिर सतीश जी के पास। देखिए, मुझे लगता है ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद का 10 साल पहले से इलाज उसमें चालू था, और ईएसआई का वो रीजनल सेंटर भी है, वो बहुत पहले बना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। शर्मा जी मेडिकल कॉलेज बनाया उसको हमने, कॉलेज में और हॉस्पिटल में फर्क है। एक मिनट इंटरवीन करूंगा आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। वापस, अरे प्रभु मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। क्या वहाँ बच्चे पढ़ने लग गए? बैच निकल गया वहां से? हाँ या ना में बता दीजिए। यस यस यस, आपके पास भेज देता हूं, मैं अभी डिटेल भेज देता हूं। मेरे रिलेटिव पढ़ते हैं वहां पे। सुनिए और अब नहीं, कई सालों से शर्मा जी, 3-4 सालों से, 1 साल नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ठीक है, आपने केवल एक मेडिकल हॉस्पिटल जो था उसको कन्वर्ट करने का काम किया, आपने नहीं बनाया उसका। ना लैंड एक्वायर आपने किया, ना बिल्डिंग आपने बनाई। मैं फिर पूछ रहा हूं, मेरा जो सवाल था कि एक भी मेडिकल कॉलेज की नींव जो आपने 10 साल में रखी हो उसका नाम बता दीजिए। आप नहीं बता पाए। ये बिल्डिंग भी और लैंड एक्विजिशन भी और हॉस्पिटल भी और हॉस्पिटल का स्टाफ भी हमारे टाइम का रिक्रूटेड है। अब दूसरी बात आती है जवान वाली। जनरल वीके सिंह ने पिछले चुनाव में बड़ा प्रचार किया था, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है? सुना काफी नाराज है वो अग्निवीर के पॉइंट को लेकर, सुना काफी रिफ्ट है। वो तो हरियाणा के ही रहने वाले हैं। और जनरल वीके सिंह, आप कह रहे हैं जवान का ये, जवान का वो, आपने तो शहादत का दर्जा छीन लिया। खैर, जनरल वीके सिंह कभी टीवी पे दिखाई देंगे तो हम भी चाह रहे हैं कि वो दिखें। अभी सूरजमुखी के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, युवाओं की बात आई तो किसी ने रोजगार मांगा तो कहा कि इनको चांद पे भेज दो, इनको मंगल ग्रह पे भेज दो, और पता नहीं कौन कौन सी बातें आपके मुख्यमंत्री ने कही थी। आपने किसान सम्मान निधि की बात की। आप 2,000 रुपए देते हैं एक किसान को, और उसके वापस लेने का काम जो है वो 10,000 रुपए वापस ले लेते हैं। क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तमाम चीजों के, आप तो किसान हैं, स्वयं बताया आपने। जो 23-24 हजार रुपए किलो का बीज टमाटर का था, वो आज 80 से 90 हजार रुपए किलो पहुंचा। किसकी टाइम में पहुंचा? ट्रैक्टर के ऊपर और टायर के ऊपर जीएसटी किसने लगाया? आपने किसान का जो प्रोडक्ट था, दूध, दही, छाछ, तमाम चीजें, घी, उसके ऊपर जीएसटी लगाने का काम किसने किया? आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन 10 में से 6 कैंडिडेट आपके लोकसभा के कांग्रेस बैकग्राउंड के थे। और आज जो लिस्ट आई है उसमें देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आपने लिए हैं। आपने तो सिटिंग एमएलए दूसरी पार्टियों के ले लिए हैं। आप इतने मजबूत थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 9.5 साल के बाद आपको एक मुख्यमंत्री को क्यों हटाना पड़ा? अगर वो 9.5 साल से अच्छा काम कर रहे थे तो उनको रखते, और अगर वो 9.5 साल से खराब काम कर रहे थे तो उनको 9.5 साल को मानिए कि वे पूरी तरह से वो 9.5 साल से खराब काम कर रहे थे। आपके समय में कितने दंगे हुए? क्या सोहना का दंगा और तमाम दंगे आपके समय में नहीं हुए? लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लीजिए, सुसाइड रेट की बात देख लीजिए। आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। आप बड़ी बड़ी बातें बना सकते हैं, केवल झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आपकी सरकार ने, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आप कहते थे, उस एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आपकी ने वहां से ली।
आप एक सेंट्रल स्कूल का नाम बताइए, आप एक मिलिट्री स्कूल का नाम बताइए कि जो आपने 10 साल में हरियाणा के अंदर बनाया। आप केवल और केवल जुमलेबाजी दे रहे हैं। आज भी आप हिंदू मुसलमान और जातिवाद पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। दहाई का चलिए ठीक है आलोक जी, हाँ ठीक है, क्योंकि आप दोनों राजनीतिक प्रवक्ता हैं तो ये आरोप प्रत्यारोप वाली बहस चलेगी, उसके ऊपर अपनी अपनी बात आप रखेंगे, रख भी रहे हैं। लेकिन सतीश जी, राजनीतिक पार्टियों के दावे प्रतिदावे मुद्दे आरोप ये अलग रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इस समय हरियाणा के क्या बड़े मुद्दे हैं, वहां पर लोगों की क्या दिक्कतें हैं और वो क्या चाहते हैं? सरकार से आलोक जी ने और बीजेपी के प्रवक्ता विजय जी ने, है ना, उन्होंने गिराए और जिस तरह से किए, मोटा मोटी वही मुद्दे हैं। हमने तो आपको बोल दिया कि किसान, पहलवान, जवान, ये मुद्दे हैं। उसमें फोगाट वगैरह सब, बजरंग, ये सब भी जोड़ लीजिए, वो सब तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपने अमूमन देखा होगा विनम्रता शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रवक्ता को आप देखिए, और तुरंत विनम्रता के बाद किसी बोलने नहीं देंगे। तो ये तो कम से कम थोड़ा बोल भी रहे हैं, बोलने भी दे रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, तुरंत के तुरंत पत्रकार लुटियन जोन, पता नहीं कहां से इनको आ गया लुटियन जोन। ये लगता है टीवी बहुत देखते हैं। ये तो लग रहा था कि बीजेपी के घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मुझसे पूछा जाना चाहिए। देखिए, मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती है कि कौन जोन की बात करूं भाई। मैंने आज अखबार में पढ़ा, वो तो पूछना पड़ेगा ना कि ये सफाई कर्मचारी का वहां भर्ती निकला है या क्या हुआ है। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, उसमें स्नातक 46,000 लोगों ने हरियाणा में स्नातक, ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, सफाई करने के लिए स्नातक की उनको डिग्री है और सफाई के लिए फार्म भरा है। आप सोच लीजिए, इसका तो किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। ये बात तो है। तो युवा का मुद्दा भी है, और मैं इससे फायदा हो सकता है कांग्रेस को, इससे हो सकता है भाजपा को घाटा हो, लेकिन मैं क्या करूं। मैं देख रहा हूं कि जो 400 के लोगों ने लहर बना दी थी, भाजपा के जो मुंह से बुलडोजर लोग हैं, 400, तो 400 से कहां आ गया 240। जो पिछले लोकसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी, मैं उसके तरफ खिलाफ भी तो बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी अंडर कॉन्फिडेंट थी। इनको पता नहीं था कि कैसे कैसे चुनाव लड़ना है। भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट थी। अब हरियाणा को लेकर के मुझे लगता है, आप बताइए नीरज जी, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है और कौन अंडर कॉन्फिडेंट है, जनता बताएगी। लेकिन ज्यादा जबरदस्ती के दावे किसी को नहीं करना चाहिए। बताओ सही सही क्या काम करोगे, क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता से ऊपर कोई नहीं है। ये जो लहर झूठ से बोल से बनाते हैं ना, वो चलता नहीं है। जी सज्जन जी, आप एक कैलकुलेशन लगाते हैं, एक गणित लगाते हैं, सोशियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो गणित क्या कह रहा है इस समय हरियाणा को लेकर? विजय जी, आऊंगा आपके पास, अभी है हमारे पास समय है। देखिए विपिन जी, अभी जो हरियाणा की स्थिति है उसमें पहली बात, परसेप्शन में कांग्रेस को एज है। परसेप्शन में कारण उसका यह है कि कांग्रेस के पास एक चेंज का नैरेटिव है। वो नैरेटिव, जैसा कि सतीश सर ने कहा, कि किसान का मामला हो, जवान का मामला हो, पहलवान का मामला हो, हालांकि इन तीनों का अगर आप सामाजिक आधार देखें तो इसके पीछे एक जाति विशेष की कंसोलिडेशन है। अब हरियाणा की एक बड़ी दिलचस्प चरित्र है कि वहां पे जो डोमिनेंट कास्ट है, जाट समुदाय, जो 1/4 के आसपास है, वो बहुत ही बखूबी से अपनी जातीय पहचान को छुपा के उसे अपने प्रोफेशनल आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी के तौर पे परोसता है, तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। चाहे किसान आंदोलन की बात करें, गैर जाट भी किसान है लेकिन आंदोलन में आप शिरकत की बात करें, आप पहलवानी में बात कर लें, आप जवान में कर लें, तो नैरेटिव में क्या है कि कांग्रेस के पास एक तो परसेप्शन है, दूसरा उस परसेप्शन को पेडल करने के लिए एक एंकर है, और वो जाट समुदाय है जिसका वर्चस्व है, जो लगभग 90 में 35 से 36 सीटों पे एक निर्णायक भूमिका में है, और उनका कंसोलिडेशन निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस के पक्ष में है। तो पहली बात तो ये है। अब ये तो परसेप्शन की बात हो गई। रही बात रियलिटी की, तो एक चीज निश्चित तौर पे है कि देखिए, लोकसभा चुनाव के तुलना में इस बार लोकसभा के समय में एक गुस्सा था। वो गुस्सा, वो कहते हैं ना कि एक बार गुस्सा निकल गया है,
तो जब गुस्सा निकल गया है, तो सतीश सर ने कहा कि उसमें मोदी फैक्टर था, विधानसभा में तो वो भी नहीं है। मेरी दृष्टि इसमें अलग है। उस समय क्या था कि मोदी फैक्टर भी बीजेपी के अगेंस्ट में जो एक समुदाय विशेष का और एक ऑक्यूपेशनल और बाकी आइडेंटिटी के कारण जो गुस्सा था, वो जब एक बार निकल गया तो इस बार वो गुस्सा थोड़ा कम है। और उसमें क्या हो गया है कि चुनाव बिल्कुल कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया है कि कैंडिडेट हर सीट पे जिसका अच्छा होगा उसको मिलेगी बढ़त। तो परसेप्शन में क्या है कि कांग्रेस को ठीक ठाक बढ़त दिख रही है, लेकिन अगर आप रियलिटी में जाएं तो बहुत आप समझ के चाहिए 49 और 51 का ही फर्क है। 49 अभी भी बीजेपी है और कांग्रेस 51 है। तो उस मामले में क्या है कि बीजेपी थोड़ी पीछे है और कांग्रेस को आप कहते हैं कि स्लाइट एज है उस मामले में। और अंतिम मोमेंट में क्या होगा कि 90 की 90 सीटों पे आप देखिएगा कोई एक नैरेटिव नहीं चलेगा विधानसभा चुनाव में। ये एक स्थानीय चुनाव है और हर सीट की अपनी एक लोकल समीकरण होगी और उस लिहाज से जो पार्टी सबसे ज्यादा उम्मीदवार सही समीकरण से साधेगी उसकी बढ़त होगी। और उसमें देखा जाएगा कि कांग्रेस को थोड़ा हेड स्टार्ट है कि जाट समुदाय का एक बड़ा कंसोलिडेशन इस बार उस तरफ जा रहा है, लेकिन इससे कतई ये नहीं साबित होता है कि 35 सीट के अलावे जो बाकी आपके जो लगभग 55 सीट हैं उस पे क्या समीकरण होने जा रहा है। उसमें निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं वो कैसे समीकरण साधती हैं। स्लाइट एज मैं कहूंगा अभी कांग्रेस को है, लेकिन ये बनी रहेगी ये दावे के साथ कहना भी मुश्किल है। आलोक जी, अब फिर से वही सवाल मेरा, आप उसी का जवाब दीजिएगा कि क्या करने जा रहे हैं? क्या कोई कंसेंसस बनता दिख रहा है? क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे जो राहुल साहब ने सभा में भी कहा, उस पर थोड़ा सा अंतर्विरोध भी रहा, फिर हुड्डा साहब की अलग सोच है, शैलजा मैम की अलग सोच है, क्या है फाइनली किस तरफ जाएंगे आप और किस तरीके से कोई रणनीति अगर आप बता सकें यहाँ पर? किस मतलब मैं रणनीति नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जो बात पर से मतलब खुली हुई है उसी पे कुछ आगे जोड़ दें। देखिए विपिन जी, 1989 के बाद से अगर पूरे देश में देखें, राज्यों में देखें, तो कोएलिशन गवर्नमेंट रही हैं और एनडीए भी जो है 48 दलों का एक भानुमति का पूरा कुनबा है। मोदी जी भी चुनाव लड़े तो सभी लोगों को साथ लेकर लड़े, चाहे 14 हो, चाहे 19 हो और चाहे 24 हो। तो कोएलिशन का अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रारूप है। आज हमारी आम आदमी पार्टी के साथ सकारात्मक एक बातचीत चल रही है और दोनों तरफ से पहल है। उसमें सही क्या रिजल्ट रहेगा, कैसे रहेगा, अभी उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में हमने पहले भी हरियाणा में उनके साथ और दिल्ली में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उम्मीद यही है कि शायद सकारात्मक इसके पहलू रहेंगे और 1 या 2 दिन में वो पिक्चर भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन आप ही के पार्टी के अंदर इस तरीके का विचार है कि जो लोकसभा में अगर आप जिस तरह का आपको मिला या 5 सीटें जो आपके पास आई और आपके खाते में एक भी नहीं गई और आप अगर खुद ही अकेले ही चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस अंतर्विरोध से कैसे निपटेंगे? देखिए अंतर्विरोध नहीं है, ये अलग अलग मत हो सकते हैं। सीनियर लोग हैं, किसी का कोई मत हो सकता है, किसी का कोई मत हो सकता है। इतना बड़ा प्रदेश है, होडल से वहां कोसी बॉर्डर से शुरू करके कालका हिमाचल बॉर्डर तक पूरी तरह से अलग अलग वर्ग हैं, हिट्रोजीनियस है पूरी तरह से। तो कहाँ किसका प्रभाव है, कहाँ नहीं है। कई राज्यों का बॉर्डर लगता है, दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर हिमाचल, राजस्थान। ऐसा प्रदेश है जिसमें तमाम राजनीतिक समीकरण और अलग अलग वर्ग के लोग हैं। तमाम अलग अलग सरकारें हैं, यूपी में बीजेपी है, हिमाचल में कांग्रेस है, पंजाब में आम आदमी है, राजस्थान में फिर बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी है। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजों का प्रभाव है और सीनियर लीडरशिप जो भी फैसला लेगी एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको मानेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस होगा कि वो क्या 2-3 अहम फैक्टर्स होंगे जिस पे हरियाणा का पूरा चुनाव डिपेंड करेगा, चाहे वो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसके इर्द गिर्द हम मान सकते हैं कि चुनाव के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद कंक्लूजिंग रिमार्क्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज बात हो रही है हरियाणा के दंगल की, वहां के विधानसभा चुनाव की जो कि सितंबर में होने हैं और उसकी सुगबुगाहट कहें या आप तो बिल्कुल प्रचंड वेग में चीज़ें शुरू हो गई हैं।
बीजेपी की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस में मंथन जारी है और मुकाबला लग रहा है कि कांटे का है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रामकृपाल जी, आपने पहले बहुत विस्तार में सारी चीज़ें बताई, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एक मतलब डायरेक्ट टक्कर है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा एंगल बनेंगे, ये सीधी हेड टू हेड लड़ाई होने वाली है। अब ये हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आएँ, उनके अपने समीकरण हो सकते हैं, 46 सीटों का मामला है, बहुत सारे सवाल इसके अंदर है कि क्या वोट बटेंगे कि कंसोलिडेट होंगे, वो तो शायद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप ही बता पाएंगे कैसे वहाँ पर समीकरण बनेगा। लेकिन क्या छोटे दलों का कोई मतलब है इस समय? जो बातचीत होनी थी वो हो गई, कुछ लोग छोड़ के बीजेपी में आ गए, कुछ लोग शायद उधर भी चले जाएं, वो सब चलेगा। लेकिन जो मुकाबला है वो दो कोण मतलब आमने सामने का ही होगा, त्रिकोणीय या उससे ज्यादा कोण बनते दिखाई देंगे नहीं। देखिए विपिन जी, मैं यही करने वाला था। एक पहले आता था ना कि पति पत्नी और ओ, मतलब ऐसे ही लाइट मूड में कर रहा, तो जो वो फैक्टर है ना, मैं अभी आपको बता रहा हूं एक चीज। अभी अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को 19 की तुलना में सिर्फ 0.7% वोट कम हुआ है, सिर्फ 0.7%। और सीटें कितनी घट गई? 63। ताजुब कीजिए, क्यों? देखिए, बहुत पहले से मैंने भी ये कहा था कि देखिए इस मुल्क में एक चीज तय है, सबके पास जिसको कहते हैं कोर स्ट्रेंथ हर पार्टी की 20 से 22% की होती है। यही समाजवादी पार्टी की रही, यही बीएसपी की रही, यही करीब करीब बीजेपी थोड़ा इसमें से 20 से 25% पिछले, जिसको कोर गुठली कहते हैं। बाकी चीजें डिपेंड ये करता है कि राइट वर्सेस लेफ्ट है या ट्रायंगुलर फाइट है। जैसे ही ट्रायंगुलर फाइट होती है, आप ये समझ लीजिए कि कमजोर दिखने वाली पार्टी भी जीत जाती है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अभी हरियाणा में कांग्रेस और आप पार्टी की चल रही है, क्या होता है? हम लोग जितनी अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को ध्यान में रख कर रहे हैं। कल्पना कर लीजिए कि अगर कोई जैसे जेजेपी है, उनका किससे गठबंधन हो रहा है, या आप अलग लड़ेगी नहीं लड़ेगी, मैं नहीं जानता कितना होता है, लेकिन अगर 10 से 15% वोट भी इधर से उधर होते हैं तो विधानसभा चुनावों में बहुत कम मतों से हार और जीत का फैसला होता है। तो मेरा एक कहना अभी की तारीख में जो परसेप्शन, जैसा मैंने कहा, वो जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं, अभी सज्जन भाई ने शायद सतीश जी का लिंक थोड़ा डाउन, माफ़ कीजिए, यहाँ पर रामकृपाल जी का लिंक थोड़ा डाउन हुआ, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्विकली सज्जन आपके पास आ रहा हूँ, उसी लिंक को जोड़ते। देखिए, ऐसे तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर तो बात है कि 90 की 90 सीटों पे लड़ लेंगे। अभी क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर वो अलग लड़ते हैं तो फिर क्या समीकरण बनेगा? राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि हमें गठबंधन चाहिए तो उसके पीछे गणित है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक कि हम साथ में चलना चाहते हैं, विपक्षी एकता, वो अलग बातें हैं, लेकिन उसके पीछे का गणित है। लेकिन अगर आप अपना गणित लगाती है तो उसका नुकसान फायदा किसको होगा? देखिए, निश्चित तौर पे उसका नुकसान जो है, अगर आप अकेले लग जाती है तो निश्चित तौर पे वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को बांटेगी, तो उसका नुकसान जो है कांग्रेस को है। और यही कारण है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस की, चाहे वहां के प्रभावी दीपक बावड़िया हो जो दिल्ली में भी, उनकी ये सोच है कि ये दो पार्टियां जो हैं एक साथ आ जाए। वो दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव के वक्त से पैरवी कर रहे थे। तो लेकिन स्थानीय जो पार्टी है उनका अलग नजरिया होता है कि भाई साहब, मेहनत हमने किया है सब कुछ, तो फिर बांटे क्यों। रही बात, अभी आप देखिए कि वहां पे एक चीज तय है कि 35 से 36 सीटों में तो कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिला हुआ है, क्योंकि एक जो जाट कंसोलिडेशन है, ये आपको फिर रह जाता है 55-56 सीटों की बात। अब वहां पे क्या होगा कि अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है, ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी वाले नैरेटिव को स्प्लिट कर देती है और बीजेपी, अगर मैंने कहा कि अगर अपने कैंडिडेट फैक्टर को सही साध लेती है, और एक बात इस बार देखना होगा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का एक बढ़िया अब तक का रणनीति रहा कि उन्होंने कैंडिडेट सर्वे की जो एक स्ट्रेटजी है उसको बहुत सारे राज्यों में अच्छे से स्थापित किया। अगर इस बार वो खेमे की बजाय कैंडिडेट सही देते हैं तो आम आदमी पार्टी के अलग लड़ने से क्या होगा कि निश्चित तौर पे
बीजेपी उन 55 सीटों में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, अभी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल अभी अनुकूल उतना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को मेजॉरिटी पाने के लिए 10 से 12 सीटें चाहिए। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मान के चलिए कि आप लगभग हर सीटों पे आपको संघर्ष करना है। कारण यह है कि एक तो 10 साल रहने में स्वाभाविक तौर पे एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा यह है कि जो सोशली जो एंटी जाट कंसोलिडेशन था उस एंटी इनकम्बेंसी के कारण थोड़ा वीक हुआ है। तीसरी बात देखिए, गलती बीजेपी से कहां हुई। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था, उस समय तक यह था कि मान लीजिए बीजेपी राज्यसभा के चुनावों में, राज्यों के चुनाव में अगर हार भी जाती है विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा में परसेप्शन में बीजेपी बहुत मजबूत दिख रही थी। ऐसे में बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि स्थापित नेतृत्व को हटा के उन्होंने नए कार्यकर्ता पृष्ठभूमि से जो आ रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अब राजस्थान में आपने स्थापित वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को बनाया, मोहनलाल यादव को आपने बना दिया मध्य प्रदेश में। यहां पे खट्टर के अगेंस्ट में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो आपको केवल इसलिए कि एक पिछड़ा वर्ग में आपकी एक पहल है हरियाणा में, उससे नहीं बनता है। आपको एक मजबूत नेता भी कैंडिडेट के अलावे जो चीफ मिनिस्टेरियल फैक्टर है, नायाब सैनी उतने धाकर छवि वाले नेता नहीं है। अनिल विज थे, बहुत सारे लोग थे। तो बीजेपी अभी वहां भी वीक दिख रही है कि इनका जो उधर हुडा है, कुछ भी हो, एक मजबूत नेता है, उनका एक पृष्ठभूमि है। 10 साल में जो निगेटिव परसेप्शन था थोड़ा वीक हुआ है, लेकिन मजबूत नेता की छवि है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नायाब सैनी जी है। एक तो तुरंत आपने उनको लाया है, वो स्थापित कुछ नहीं कर पाए, दूसरा पहले से उनके कोई छवि नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में यह लग रहा है कि देखिए, कांग्रेस के लिए 10 से 12 का आंकड़ा पार करना चुनौती तो है, लेकिन वो बीजेपी की चुनौती से थोड़ी कम मुश्किल वाली चुनौती है। अगर आम आदमी पार्टी के साथ उनका अलायंस हो जाता है, तो भले ही बीजेपी कांग्रेस अपने बल पे ना ला पाए, लेकिन शायद ये गठजोड़ जो है 5-6 सीट उधर से कंट्रीब्यूट करवा के निकाल ले जाए। लेकिन फिर उसका घाटा ये होगा कि आम आदमी पार्टी को पैर जमाने का आप अधिकार, एक बार आपने अवसर दे दिया, तो दिल्ली वाली स्थिति कहीं ना बन जाए कि भविष्य में फिर से क्या होगा कि कांग्रेस कभी भी उस अपने जमीन को नहीं कैप्चर कर पाएगी, खासकर दलितों में या माइनॉरिटी कम्युनिटी में। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लग रहा है कि कैंडिडेट फैक्टर जो 55 से 56 सीटों पे बहुत क्रूशियल है, उसको कौन साधता है। और उसमें ये छोटी छोटी पार्टियां, कहीं कहीं दलित वोट होगा। अब आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की है, 1-2 सीट जो यमुनानगर वगैरह जो सहारनपुर से लगा है, सहारनपुर से चंद्रशेखर आजाद आते हैं। फिर बीएसपी के साथ जो थोड़ा बहुत फैक्टर होता है, चौटाला है, उनके साथ क्या जाता है। जाट फैक्टर मुझे नहीं लग रहा है इस बार बहुत डिवाइड होने वाला है। हर पार्टी जाट उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपना एनर्जी वेस्ट कर रही है जरूरत से ज्यादा जाट समुदाय को प्लेकेट करने की कोशिश में। ये गलत एडवाइस है और गलत एक्सपेक्टेशन है। ठीक है रामकृपाल जी, चूंकि आपका लिंक डाउन हो गया था, क्विकली आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं कंक्लूड करूंगा शो को दोनों प्रवक्ताओं के पास जाके। जी नहीं, मैं केवल यही कह रहा था कि देखिए, हमेशा ये नहीं होता है कि जनता के वोट से ही फैसला नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी केवल 0.7%, लेकिन 10 सीटें डायरेक्ट, अगर वही जैसे पहले की तरह थोड़ा वोट काट के ले गई होती। याद कीजिए, अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाई इलेक्शन में बीजेपी जीत गई और पहले से कम वोट पाके जीत गई, क्योंकि मायावती उस बार लड़ गई और एक थोड़ी सी दिक्कत है आज लिंक में, लेकिन ठीक है। विजय साहब, तो देखिए, आप खुद भी समझ रहे होंगे, एक बात होती है कि हाँ, हम दावा तो करते हैं कि 100% जीतेंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी हुई, तमाम दूसरे मुद्दे हुए, अब पार्टी के समीकरण हुए, जातीय समीकरण हुए, तमाम चीज़ों से गुजर के आपको चुनाव लड़ना पड़ता है। कितनी सीटें आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उसके लिए आपके समीकरण होंगे? लिस्ट आई, उसमें हमें एक समीकरण दिखाई दिया, लेकिन वो बेहतर आप समझ पाएंगे। तो मैं आपसे वैसे एक ईमानदार उत्तर चाहूँगा। देखिए विपिन जी, अभी हमारी 67 सीटें घोषित हुई हैं, बाकी थोड़ी सी सीटें बची हैं। मैं पहले इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। शर्मा जी ने बोला, अब आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी अगर इतने अच्छे जीत रहे हैं तो क्यों उनके पैरों में पड़े हैं आम आदमी पार्टी के, जबकि केजरीवाल जी कहते हैं ना तो हमारा लव मैरिज है इनके साथ, ना अरेंज मैरिज है, लोकसभा तक हमारा गठबंधन था, उसके बावजूद ये मांग रहे हैं। अखिलेश को बोलते थे अखिलेश के, आज अखिलेश जी को भी सीटें देने के लिए तैयार है। अंदरूनी इनको पता है, जमीन के ऊपर इनका कुछ नहीं है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सतीश जी बोल रहे थे ना, उनको थोड़ा सा दर्द हुआ
चलो वो सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं सतीश जी जमीन पे रहता हूं, आपके साथ डिबेट में मैं बाद में बैठूंगा। हमने काम किया है। और रही बात आप कहते हो खट्टर साहब के हटाने की, हम सामान्य कार्यकर्ताओं को सबको मौका देते हैं। हमारे यहां किसी तरह ये नहीं है कि अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने ही अपना ठेका ले लिया या उनके बेटे ने ले लिया। हम सबको मौका देते हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, आपने यहां पे देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा। तो हम जो कहते हैं वो करते भी हैं और जनता हमारे साथ है। आपने पहलवानों का नाम लिया, क्या ये 3-4 पहलवान इस प्रदेश में है? अरे यहाँ सैकड़ों पहलवान, ये माटी ऐसी है, सैकड़ों पहलवान हर साल निकालती है। कोई नेशनल लेवल पे जाता है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, कोई राज्य लेवल पे जाता है। तो आप देखिए योगेश्वर दत्त जी पहलवान नहीं है क्या? उन्होंने विरोध नहीं किया था क्या? तो इसको पॉलिटिसाइज करके आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हो, जो भी आपका एक विचार है, आप एक विचारधारा से बंधे होंगे। मैं ये बताना चाहता हूं जो जमीन पे काम हुए हैं। अब शर्मा जी मैं नहीं, वो आपका विचारधारा जिसे आप बंधे हुए नहीं रहते। आपने कब ली है? मैं आपको दिखा देता हूँ ESI का। आपको मैं अटल बिहारी वाजपेयी उसका मेडिकल कॉलेज का दिखा देता हूँ, वहां मेरे भतीजा पढ़ता है। तो आप जो है ऐसे ही बात थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा स्टेट है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ काम हुआ है और सबको मौका मिलता है यहाँ आम कार्यकर्ता को। अब आपने कहा जैसे पार्टी छोड़ने का रणजीत चौटाला जी था, उनको क्या हमने कम सम्मान दिया? हमने उनको मंत्री बनाया, हमने लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया। ऐसा नहीं है, हम कोई अगर हमारी विचारधारा कोई अडॉप्ट करता है तो हम उसको मान सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मान सम्मान नहीं देते हैं। तो हमने किसान का भी, जवान का भी और पहलवान का भी, तो ठीक है, ठीक है विजय साहब, लेकिन कुछ तो चैलेंज आप देख रहे होंगे ना वाले दिनों में। कुछ तो राहुल गांधी जी के तो पैर लड़खड़ा रहे हैं विजय जी, वो टिकटें नहीं अभी तक तो चैलेंज दिख रहा होगा। हमने तो टिकटें वितरित कर दी, अपनी 67 कर दिया ना। छोड़ दीजिए उनको, ना आप उनको छोड़िए। मैं कह रहा हूँ सर विजय जी, कुछ तो चैलेंज दिख रहा होगा, उसको कैसे निपटेंगे हम? उस पर थोड़ा अप टू पॉइंट रहते हैं। आप थोड़ा कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ आ गए। विपिन जी देखिए, चैलेंज हम अगर किसी पार्षद का भी इलेक्शन लड़ते हैं, हैदराबाद में हमारे HM साहब गए थे, माननीय अमित शाह जी। हम सारे इलेक्शन कोई भी होता है हम गंभीरता के साथ लेते हैं। हम इटली नहीं भागते, हम इंग्लैंड नहीं भागते, हम गंभीरता के साथ लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए और तन मन धन से कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना 400 का पार, भाई हमने एक टारगेट रखा था, ठीक है, हम अचीव नहीं कर पाए, हमने मेहनत की। इसमें क्या, इसमें बुराई क्या? आप मुझे बताइए, क्या हार मान ले क्या इनकी तरह? अब ये पार्टी वो है कि तीसरी बार 99 पे सिमट गई, 3 इलेक्शन हारने के बाद में, और जीत की खुशी मना रहे हैं। कर रहे हैं आपको, आप प्रवोक मत होइए, छोड़िए उनकी बात, आप अपनी बात बताइए जी। इनको देखिए, हमने बताया कि जिस तरह से अभी इन्होंने 20,000 नौकरियों को रुकवाया है, ये हाई कोर्ट पहुंच गए। अभी लोगों को 20,000 नौकरी मिलने जा रही थी, इन्होंने पाप किया है वो। दूसरा मैं बताता हूं, सतीश जी और ये सारे कह रहे थे कि नौकरियों में इतने हजार लोग चले गए। देखो ये देश की सच्चाई है कि आज कितना भी कोई कमा रहा हो प्राइवेट नौकरी में, लेकिन सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान होता है। हमारे देश का एक कल्चर है, इस तरह की सांस्कृतिक है कि लोग चाहते मुझे सरकारी नौकरी मिले। तो ये सारे प्रदेशों में, चाहे इनका प्रदेश है, मेरा प्रदेश है, चाहे किसी और प्रदेश में चले जाइए, सबको नौकरी जो है सरकारी चाहिए। तो इस वजह से अगर कोई अपना काम भी कर रहा है, क्योंकि विजय जी समय समाप्त हो गया है। 30 सेकंड में आलोक जी मुझे ये बताइए कि आप जनता के पास क्या लेके जा रहे हैं? आप इनकी शिकायतें लेके जा रहे हैं या आप अपना कुछ एजेंडा लेके जा रहे हैं कि हम ये करेंगे? देखिए, मुझे लगता है हमारा 10 साल का पुराना कैरियर है, पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने किस तरह से हरियाणा को आगे बढ़ाया था, किस तरह से रोजगार दिए थे, किस तरह से 6 HSIDC के IMT सेंटर्स बनाए थे, हमने कितनी यूनिवर्सिटीज खोली थी। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और पूरी तरह से इनका फेलियर होने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। किस तरह से डबल इंजन की सरकार फेल हुई है, दोनों के बीच का कंपैरिजन है। जहां तक बात है कि हम क्या लेकर जाएंगे, तो मैनिफेस्टो में हम जरूर बताएंगे हम क्या क्या लेकर जाएंगे। लेकिन ये कब तक आ जाएगा सर मैनिफेस्टो और सूची? देखिए, मैनिफेस्टो तो अभी समय लगेगा, सूची जल्द आ जाएगी। सूची तो अभी शुरू हुई है और जल्द आ जाएंगे। अब इनकी तरह थोड़ी ना है कि दूसरे। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरा समय पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन आपने जो बात कही कि सूची जल्द और मैनिफेस्टो भी आएगा, तो चूंकि हमें बहुत मौके और मिलने वाले हैं यहाँ बैठने के लिए हरियाणा के दंगल के लिए, और इंटरेस्टिंग होगा ये चुनाव। और जैसा थोड़ी देर पहले रामकृपाल जी, सतीश जी, सज्जन जी ने भी बोला था कि ये चुनाव सिर्फ हरियाणा का चुनाव नहीं है, इससे
जो केंद्र है, दिल्ली है, उस पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो बातचीत जारी रहेगी। आज तो पहली बातचीत थी उस पर, लेकिन और सूची आने देते और चीज़ें सामने आने देते तो और ज़्यादा खुलकर बातचीत होगी। फिलहाल आज सभी महानुभावों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।